कि there are two trains A and B simultaneously start on two parallel tracks from Mumbai to Delhi. सपोज यहाँ से ट्रेन भेजी, यहाँ से ट्रेन भेजी, ठीक है, मुंबई टू दिल्ली पैरेलल ट्रैक है दोनों के बीच की डिस्टेंस जो आपके पास M और D पॉइंट जो इनके बीच की डिस्टेंस दी 390 किलोमीटर. रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ A एंड B इज 6:7. रेशियो ऑफ स्पीड of train A and B is 6:7. Let the speed of train B alpha, speed of train B 7 alpha. ठीक है, हमने यहाँ पर स्पीड दोनों की अज्यूम कर ली. उसके बाद ये कह रहा है आफ्टर हाउ लॉन्ग ट्रेवलिंग, आफ्टर हाउ लॉन्ग ट्रेवलिंग B एक्सचेंजेस द स्पीड विद A. मतलब B कितनी डिस्टेंस, ट्रेन जो B है वो कितने डिस्टेंस कवर करने के बाद A के साथ अपनी स्पीड इंटरचेंज करेगी. हमसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि B जो ट्रेन है वो कितनी डिस्टेंस कवर करने के बाद A के साथ अपनी स्पीड इंटरचेंज करे ताकि डेस्टिनेशन के ऊपर दोनों एक साथ पहुंच जाए. इसमें अज्यूम कर लिया हमने लेट आफ्टर T आवर्स, समय उसको फिर लास्ट में चेंज कर लेंगे डिस्टेंस में. लेट आफ्टर T आवर्स ट्रेन B exchange its speed with train A. सपोज T आवर्स के अंदर ये ट्रेन तो यहाँ भी और ये ट्रेन यहाँ पर, तो इसकी स्पीड कम है तो ऑब्वियसली ये ट्रेन पीछे रहेगी T आवर्स के अंदर. तो इस ट्रेन ने T आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर कर ली? 7 अल्फा था, 7 अल्फा इंटू T. और इसने कितनी डिस्टेंस कवर की? 6 अल्फा इंटू T. अब इसके बाद क्या हुआ, बाकी बची हुई डिस्टेंस जो ट्रेन A ने कवर की उसमें लिया हुआ टाइम और बाकी बची हुई जो डिस्टेंस ट्रेन B ने कवर की, तो दोनों टाइम आपस में इक्वल होनी चाहिए. भाई एग्जैक्टली T आवर्स के बाद, हमें नहीं पता किसी ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, एग्जैक्टली T आवर्स के बाद दोनों ने अपनी स्पीड इंटरचेंज कर ली. तो यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी बची है? 390 माइनस 6 अल्फा T बची. और ये क्या बच गया? 390 माइनस 7 अल्फा. अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा? 390 माइनस 7 अल्फा T डिवाइडेड बाई 6 अल्फा. इट इज इक्वल टू 390 माइनस 6 अल्फा T अपॉन में पहले वाला टाइम T छोड़ दो क्योंकि डेस्टिनेशन के ऊपर एक साथ चलिए एक साथ पहुंची हैं. तो T आवर्स तक दोनों ने अलग अलग ट्रैक के ऊपर कुछ डिस्टेंस कवर कर ली. बाकी जो बची हुई डिस्टेंस है वो कवर करने में दोनों जो ट्रेन है वो सेम टाइम लेंगे. डिस्टेंस भी अलग अलग है, स्पीड भी अलग अलग है, लेकिन टाइम क्या आ रहा है? सेम आ रहा है क्योंकि डेस्टिनेशन के ऊपर वो एक साथ पहुंचे. अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 7 इंटू 390 माइनस 49 अल्फा T इक्वल टू 6 इंटू 390 माइनस 36 इंटू अल्फा T. इसको पर लेकर ले आओ, इसको इधर ले आओ. 390 बच गया, 7 टाइम्स में से 6 टाइम्स माइनस करोगे और इधर क्या बच गया? अल्फा T हमारे पास 30 आ गया. अल्फा और T की वैल्यू अलग अलग निकालने की जरूरत ही नहीं है. स्पीड एक्सचेंज कहाँ हुई थी? मतलब जब B ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली थी?
इस पे तो दिखाई दे रहा है, तुम्हें दिखाई दे रहा नहीं दे रहा, उसको करो। देखिए अल्फा टी, यहाँ अल्फा और टी अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हमारे पास अल्फा इंटू टी आ गया, अल्फा इंटू टी, तो वहां से स्पीड एक्सचेंज होने से पहले ट्रेन बी ने कितनी डिस्टेंस कवर की है? 7 अल्फा टी। अल्फा टी की वैल्यू कितनी है? 7 अल्फा टी कितना आ गया? 200। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा से इसमें कोई वो नहीं था, बस थोड़ी सी लैंग्वेज समझने में 19-20 हो रहा था। टाइम टी के बाद यहाँ पर हालांकि पूछा उसने डिस्टेंस का, लेकिन जब हमारे पास v इंटू टी या अल्फा इंटू टी की कंबाइंड वैल्यू आ गई तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा। तो जो ट्रेन है b, उसने 210 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद स्पीड दोनों की आपस में क्या हुई है? एक इसमें क्वेश्चन था, कल भेजा था आपने डाउट, इसने भेजा है। एक ने तो हैंड रिटन क्वेश्चन गलत लिख के भेज रखे हैं, दोनों इसने भेजे हैं, कभी काम किया। हैंड रिटन क्वेश्चन किसने भेजे थे? अरे दो ही क्वेश्चन भेज रखे हैं। एक तो क्वेश्चन हमारे पास है nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द सीरीज। सीरीज आपके पास गिवन है 1 + 3 + 6 + 10 + 15 + एंड सो ऑन। इसकी nth टर्म मैंने an ले ली। nth टर्म हमने क्या ले ली? an। ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है कि इस सीरीज की nth टर्म निकालो। तो nth टर्म हम निकाल रहे हैं, इस सीरीज की n टर्म्स का जो सम है ना, उसको मैंने ऐसे नाम दे दिया। ये टॉपिक हमारे पास आता है बाय द मेथड ऑफ डिफरेंसेस। मेथड ऑफ डिफरेंसेस यानी कि हमारे पास सीरीज में जो टर्म्स दी हुई हैं वो टर्म्स ना तो एपी बना रही ना जीपी बना रही, ना तो एपी बना रही और ना ही जीपी बना रही, लेकिन जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है वो या तो एपी में होगा या जीपी में होगा। कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, जैसे 3 में से 1 आपने माइनस किया 2 आया, 6 में से 3 माइनस किया 3 आया, 10 में से 6 माइनस किया 4 आया, 15 में से 10 माइनस किया 5 आया। तो ये डिफरेंसेस किसमें है? 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। कंसेक्यूटिव टर्म्स के जो डिफरेंस हैं वो किसमें है? एक। इस टॉपिक को हम कह रहे हैं बाय द मेथड ऑफ डिफरेंसेस। दो ही ऑप्शन हमारे पास हैं, या तो इन कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो एपी में होगा, या कंसेक्यूटिव जो टर्म्स उनका डिफरेंस जीपी में होगा। दो ही पॉसिबिलिटी हमारे पास है। यहां से nth टर्म निकालना और nth टर्म से sn निकालना। पहले हम nth टर्म निकालेंगे और उसके बाद nth टर्म के बाद sn निकालेंगे। तो nth टर्म हम कैसे निकाल रहे हैं वो देखेंगे। इसी sn को मैंने फिर एक एक टर्म शिफ्ट करके लिख दिया राइट साइड में। मेथड ये रहेगा, पहली जो टर्म 1 थी वो 3 के नीचे लिख दी, दूसरी टर्म 3 6 के नीचे, 6 इसके नीचे आ गया, 10 इसके नीचे आ गया, इस an के नीचे n-1th टर्म आएगी और लास्ट में हो जाएगा an। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे। ये भी sn है, ये भी sn है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है। पहले वाला जो sn था उसमें पहली टर्म बाहर है और दूसरे वाला जो sn उसमें लास्ट टर्म बाहर है। बीच वाले यानी कि पहले वाले की sn की तो पहली टर्म छोड़ दो और दूसरे वाले sn की लास्ट टर्म छोड़ दो। बाकी बीच में जो बची हुई टर्म्स है ना वो n-1 एक तरह से ग्रुप बन गए। क्या बन गए? n-1 ग्रुप बन गए। इनको आपस में सबट्रैक्ट करेंगे, sn - sn क्या आ गया? 0। ये वाला 1 आपको एज इट इज रखना है। 3 - 1 कितना आया? 2। 6 - 3 3, 10 - 6 4, 15 - 10 एंड so बता सकते हो क्या आएगा यहाँ पर?
an माइनस वन इन रहने दो, ये बात है। और ये बड़ा माइनस, देखो ये an है, ये माइनस का an माइनस वन है, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में एक तरह से n माइनस वन आपके पास ऑर्डर्ड पेयर कह सकते हो, ग्रुप बन गए, जिसमें प्रत्येक ग्रुप में एक टर्म तो ऊपर वाले एसएम की और एक टर्म नीचे वाले एसएम की है, और नीचे उनका डिफरेंस आ रहा है 3 माइनस वन, 6 माइनस 3, 10 माइनस 6, 15 माइनस 10। तो ये जो टर्म्स हैं इससे आगे बढ़े, किसमें ये टर्म एपी में, इस एपी की यहाँ कौन सी टर्म मिलेगी, पहले वाले वन को मैंने कवर किया हुआ है, तो इस एपी की 2, 3, 4, 5 जो एपी है इसकी मुझे यहाँ कौन सी टर्म मिलेगी, n माइनस वन है, बता सकते हो क्या होगी, 2, 3, 4, 5 जो एपी है इसकी n माइनस वन टर्म क्या होगी, n, अरे एपी में कौन है, 2 है, तो फर्स्ट टर्म 2 हो गई, कॉमन डिफरेंस कितना है 1, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, लेकिन n की बजाय टर्म कौन सी है, n माइनस वन, n माइनस वन टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस टू इंटू डी, a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n माइनस टू इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1, कितना आ गया 2 प्लस n माइनस टू, यानी कि ये वाली जो an माइनस वन है, निकालो तो आसानी से निकल जाएगा, अदरवाइज छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम इसी से चल जाएगा। ये बड़ा वन अलग था और यहाँ पर ये वाला, क्योंकि इस ऊपर वाले एसएम में से नीचे वाला एसएम माइनस है, तो ये n किसका आ गया फिर, व्हाट इज an, nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज, जो सीरीज हमारे पास उसकी nth टर्म, इस माइनस an को लेफ्ट में हटाओ क्योंकि निकालना है an है, जो सीरीज दी हुई है इस सीरीज की nth टर्म निकालनी है, तो मैं माइनस an को कहाँ ले आया, यहाँ गलती नहीं हो जाए, ये बड़ा वन अलग था और इससे आगे कितनी टर्म है n माइनस वन, बाई चांस ऐसा हुआ है, हर केस में ऐसा नहीं हुआ, इसी 2, 3, 4, 5 जो एपी है इसकी 2 से पहले वाली टर्म क्या होगी 1 होगी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि ये जो पहली टर्म, पहले वाले एसएम की जो पहली टर्म थी वो इस एपी का पार्ट बन जाए, कोई जरूरी नहीं है। तो मैं क्या करता, मान लो ये यहाँ पर 1 की बजाय और कुछ होता, तो मैं इस एपी की कितने टर्म्स का सम निकालता, n माइनस वन टर्म्स का, यहाँ गलती होगी, n और n माइनस वन में कंफ्यूज हो गई, क्योंकि n टर्म ऊपर है, n टर्म नीचे है, एक टर्म आपने ऊपर वाले एसएन की छोड़ दी, एक टर्म नीचे वाले एसएन की छोड़ दी, इसका मतलब दोनों एसएन्स में कितने टर्म बच गई n माइनस वन, और उनको आपस में क्या किया हुआ है, सबट्रैक्ट, और वो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या बना रहा है, एपी बना रहा है। इस वजह से आपके पास यहाँ से आगे ये कितने टर्म है एपी की, n माइनस वन, और इसी एपी की एक टर्म क्या है, 2 से पहली है, अब मैं इस 1 को भी शामिल कर देता हूँ तो टर्म कितनी हो गई, 1 को शामिल करते ही टर्म्स की संख्या कितनी आ गई, क्या आ जाएगा करीब, निकालो तो समझे। अगले स्टेप ये माइनस का an को लेफ्ट में आ गया, an आपके पास क्या आया 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स, n लिख लो n माइनस वन, n क्यों, क्योंकि इस 1 को हमने और शामिल कर लिया, n माइनस वन टर्म तो इससे आगे आ गई, बाई चांस हुआ है ये, अगर यहाँ पर 5 होता सपोज, तो मैं क्या करता, इससे आगे वाले जो टर्म्स है ना उनको तो ऐड करता, फॉर्मूला एपी की n माइनस वन टर्म्स का सम, n माइनस वन अपॉन 2 प्लस का 2 इंटू ए प्लस n माइनस टू, n माइनस टू इंटू में क्या आता डी, और उसके बाद अलग से क्या ऐड करता, वो n माइनस वन टर्म्स का सम निकालने के बाद अलग से क्या ऐड करता मैं 5। लेकिन इस केस में बाई चांस ऐसा हुआ है कि हमारे पास जो सीक्वेंस आ रही है इसमें जो टर्म्स दी हुई हैं जो कि एपी में है, बाई चांस जो ये 1 अलग था वो इससे पहले वाली टर्म ही बनेगा इस एपी की, इसलिए an आपके पास ये आ गया एंड इट इज इक्वल टू n इंटू n प्लस वन, पहले n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है n इंटू n प्लस वन,
मान लो इसका सम निकालना हो तो आपसे कहते 21, आपसे ये कहते कि इस सीरीज का सम निकालो एन टर्म्स तक। सीरीज में जो टर्म्स हैं वो ना एपी में ना जीपी में, यही मेथड यूज होगा। अगर किसी सीक्वेंस की आपको nth टर्म दी हुई है, nth टर्म, तो वहाँ से nth टर्म से हम एसएन निकालेंगे। nth टर्म से एसएन कैसे निकालेंगे? एक जनरल केस बता देता हूँ इसमें। सपोज an आपके पास nth टर्म दी हुई है, an² प्लस bn प्लस c, पॉलिनोमियल है। nth टर्म जो है वो आपके पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, कुछ भी हो सकता है। तो an से जो एसएन निकालोगे ना, एसएन, जिस सीक्वेंस की nth टर्म ये है वहाँ से आपको एसएन निकालना है, an से एसएन। तो उस केस में हम क्या करेंगे, a तो एज इट इज है, abc कांस्टेंट है, n² रिप्लेस हो जाएगा सिग्मा n² से, b कांस्टेंट है, n रिप्लेस हो जाएगा सिग्मा n से, और जो अकेला कांस्टेंट उसके साथ आ जाएगा, ये हमारे पास an से एसएन है। सिग्मा का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ये सम के लिए यूज हो रहा है। पहले जो n नेचुरल नंबर है उनके स्क्वायर का सम है ये, पहले जो n नेचुरल नंबर है उनका सम है। कैसे आया ये रिजल्ट? an थी मेरे पास nth टर्म an² प्लस bn प्लस c। सबसे पहले मैंने फर्स्ट टर्म निकाली, n की जगह 1 लिख दिया। मतलब यहाँ से ये कैसे ड्राइव हुआ, एक केस में समझ लो, उसके बाद डायरेक्ट अप्लाई कर देना। फर्स्ट टर्म आ गई a इंटू 1 का स्क्वायर, b इंटू 1 प्लस c। सेकेंड टर्म आ गई a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस c। थर्ड टर्म आ गई a इंटू 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस c, एंड सो ऑन। nth टर्म आ गई a इंटू n का स्क्वायर प्लस b इंटू n प्लस c। इन सबको अगर मैं ऐड कर देता हूँ ऐसे आ जाएगा। एसएन का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म प्लस nth टर्म। तो यहाँ से आपके पास इन सबको ऐड कर रहा हूँ मैं, एसएन विल बी वर्टिकली ऐड कर लेना, इनको इकट्ठा ऐड कर देना, इनको एक साथ ऐड कर देना और इनको एक साथ ऐड कर देना। जब इनको मैं एक साथ ऐड करूंगा तो इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और लास्ट में n का स्क्वायर। एसएन आपके पास आ गया a इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन n का स्क्वायर। इन टर्म्स को एक साथ ऐड करोगे, सब में से b कॉमन निकाल रहा हूँ, क्या बचेगा अंदर, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन n। और लास्ट में ये सारे जो c है, कितनी बार c आया हुआ है, c को n टाइम्स ऐड करेंगे तो c n। क्या इसको मैं सिग्मा n स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 प्लस 2 स्क्वायर सिग्मा n स्क्वायर प्लस b इंटू सिग्मा n और प्लस में क्या आ गया c, ये नहीं आ। अगर किसी सीक्वेंस की आपको nth टर्म दी हुई है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना ये मेथड दो ही केसेस में अप्लाई करोगे, या तो nth टर्म आपके पास डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, 4, 5 कुछ भी है, उसका पॉलिनोमियल है। फॉर्मूले क्योंकि हमारे पास पावर 2 सिग्मा n स्क्वायर और सिग्मा n क्यूब तक की है, तो मैक्सिमम आपके पास यहाँ पर सिचुएशन और फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार सिग्मा n स्क्वायर बड़ा फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, उसी प्रकार सिग्मा n रेज़ टू पावर 4, पहले जो हमारे पास n नेचुरल नंबर्स हैं उनकी 4 पावर जो है उनका सम, 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 एंड सो ऑन, ये ड्राइव हो सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पास क्यूब तक आ जाते हैं, चाहे किसी भी लेवल पे आप चले। ये आपके पास आ गया। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, a इंटू इसकी वैल्यू होती है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 प्लस b सिग्मा n होता है n इंटू n प्लस 1/2 और प्लस का c। ये आपके पास इस सीक्वेंस की n टर्म्स का सम आ गया, जिसकी nth टर्म ये दी। लेकिन यहाँ भी ध्यान रखना, कभी हर जगह इस n को भी सिग्मा n से रिप्लेस कर दो, इस n को भी सिग्मा n से रिप्लेस कर दो, ऐसा नहीं करना। पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे। nth टर्म हमारे पास आ रही है 1/2 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर प्लस n, और यहाँ से अगर आपको एसएन निकालना पड़े, इट विल बी 1/2, तो वहाँ रहेगा सिग्मा n स्क्वायर प्लस n। ये हमारे पास इस सीरीज की जो आपके पास गिवन थी 1 प्लस 2
1 + 3 + 6 + 10 + 15 एंड सो ऑन, उस सीरीज की n टर्म्स का सम है। 20 टर्म्स का सम निकालना है इनकी जगह 20 रख देना, 10 टर्म्स का सम निकालना है इनकी जगह 10। बेटा एक जो मैं क्वेश्चन जिसकी बात कर रहा था शायद कुणाल ने भेजा होगा जरूर, दोनों ही क्वेश्चंस मिस्टेक भेजी हुई है, कुणाल ने भेजे। इसमें पहले क्वेश्चन में कह रहा है x + 1 = 99, x + 1 = 99। अब यहाँ से तो x + 1 की वैल्यू देने का तो कोई तुक ही नहीं पड़ता, एक तो फिर सीधी सी बात x की वैल्यू निकाल के दे देगा, अपन परले तरफ चला गया, x 98 हो गया। ठीक है, मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिख के डाल दिया, निकालने वाला अपने आप परेशान होता रहेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस की ऑथेंटिसिटी बहुत ज़रूरी है, कि बिना मतलब कोई भी कुछ भी लिख के भेज दिया वो सॉल्व हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और ये फिर उसके बाद कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 100x 3x² + 103x + 3, इसकी वैल्यू निकलवा रहा है। तो अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, तो भाई x 98 आ गया है तो हर जगह 98, अब वो कैलकुलेशन भी मैं ही करूँ, इसके अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। एक्चुअल में ये क्वेश्चन आपके पास ये है, x + 1/x = 99 दिया हुआ है, तो उस केस में आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू गिवन नहीं है, x + 1/x गिवन है, x + 1/x की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से देखो आप नंबरेटर और डिनोमिनेटर इसकी वैल्यू निकालनी है, आपको x से निकालने की जरूरत नहीं है। नंबरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर दिया, ऊपर 100 आ गया, नीचे x से डिवाइड करूँगा तो 3x + 103 और प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 3/x, ऊपर 100 एलजीडी है, 3x + 3/x में से 3 कॉमन निकाल लिया, अंदर बचता x + 1/x और लास्ट में आ जाएगा 103। इसकी वैल्यू हमारे पास x + 1/x कितनी है 99 इंटू 3 क्या होगा 297 में 103 ऐड करेंगे तो 400, ऊपर हमारे पास 100 है, नीचे कितना है 400, 500 कितना आ जाएगा 1/। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन किसी ने गलत लिखा हुआ है, मतलब 6-7 महीने हो गए तुम्हारी टेस्टिंग वाली तो टेंडेंसी वो खत्म नहीं। बेटा कंपटीशन वाइज कोई भी क्वेश्चन है, सबसे पहले जरूरी है कि आपने क्वेश्चन कहाँ से उठाया है, क्योंकि उसमें पता नहीं कितने कितने कॉन्सेप्ट अप्लाई करने पड़ते हैं। अब क्वेश्चन ही गलत है, अब सर मारे जाओ मान लो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लगा दिए, अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकला क्वेश्चन ही गलत है, उस टाइम गुस्सा बोल जाता। इसलिए भी एक जगह स्क्वायर रूट जो है वो अलग लगाया हुआ, द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ √2 + 1 √3 + √2, ये रूट गलत लगा हुआ है, √3 है केवल, 3 + √2 सारे का स्क्वायर रूट है, सोल्व हो जाएगा। इसके अंदर ये कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करो, उसके बाद है √8 - 2 और लास्ट में दिया हुआ है √12 + √8, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो ऐसे केसेस में नंबर सिस्टम वाला केस आपके पास था, 2 + √3 इसका स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ। बहुत से क्वेश्चन है आपके पास जो नंबर सिस्टम वाला असाइनमेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है उसमें। 2 + √3 है या फिर 2 - √3 है, इसका स्क्वायर रूट यहाँ सिंप्लीफाई हो सकता है। रूट के अंदर वाली टर्म जो है, रूट के अंदर हम परफेक्ट स्क्वायर पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो इस ये वाली टर्म हमारी 2a भी बनेगी। इसको मैंने अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 और 2 √3 और 2 से डिवाइड कर दिया, ऊपर क्या आएगा 4 को लिख लिया मैंने √3 का स्क्वायर +1 प्लस का 2 √3, नीचे 2 है √2 और ऊपर वाले का रूट a² + b² + 2ab, a + b होल स्क्वायर, ये √3 + 1 होल स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, अपॉन में क्या आ गया रूट, इसकी वैल्यू है।
इस केस में आप कहोगे मॉडुलस क्यों नहीं लिया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट था, एक्चुअल में क्या आना था मॉडुलस, लेकिन मॉडुलस मैंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि जिसका भी मॉडुलस मुझे लेना था वो √3+1 है, और √3+1 हमेशा कैसा है पॉजिटिव। अगला जो केस यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ना 4 - 2√3, इसका स्क्वायर रूट अपॉन में √2। अब यहाँ ध्यान रखोगे ये √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 - 2√3 अपॉन में √2 आ गया। इसको मैं √3 - 1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट लिखूँ, या इसको मैं 1 - √3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये लिखूँ, कुछ भी लिख लो, दोनों इसके इक्वल है। a - b का स्क्वायर और b - a का स्क्वायर इक्वल होते हैं, लेकिन जब आप स्क्वायर रूट हटा रहे हो तो वहाँ वैल्यू डिफरेंट है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग तो आपका आंसर क्या आता दिखाई दे रहा है √3 - 1 अपॉन √2, और इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या है 1 - √3 अपॉन 2। ये गलत है, क्योंकि 1 - √3 की जो वैल्यू हमारे पास वो कैसी आ रही है नेगेटिव आ रही है। आप ये लेके चलो या फिर इसको यहाँ, ठीक है दोनों। अब मॉडुलस आपको हटाना है, रूट के अंदर वाली टर्म, जो मोड के अंदर वाली टर्म वो चेक करो कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव। √3 - 1 का मॉडुलस तो √3 - 1 ही आएगा अपॉन √2। 1 - √3 का मॉडुलस आएगा नेगेटिव ऑफ 1 - √3 अपॉन 2। एक्स का जो मॉडुलस है वो या तो एक्स के इक्वल होता है या -x के इक्वल होता है। एक्स के इक्वल कब आता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -x के इक्वल कब आता है जब x से। मॉडुलस की वैल्यू जो आएगी, मॉडुलस अप्लाई होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव है। आप शायद हो सकता है ये सोच रहे हो कि सर यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आ गई, नेगेटिव नहीं है वैल्यू, क्योंकि यहाँ x अपने आप में नेगेटिव है, यानी कि एक नेगेटिव साइन जो है वो x की वैल्यू में आ रहा है, और ये बाहर वाला नेगेटिव उस x वाले नेगेटिव को किस में चेंज कर देगा पॉजिटिव में चेंज। मॉडुलस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, लेकिन वो x के इक्वल आपसे पूछ सकता है x² - 5x + 6 का मॉडुलस हटाओ, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। मोड हटाना है मुझे, या तो एज इट इज मोड हटेगा या बाहर हमारे पास कैसा साइन आ जाएगा नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसमें पॉसिबिलिटी आपके पास क्या होगी, इट इज इक्वल टू x² - 5x + 3 व्हेन -∞ से 2 यूनियन 3 to ∞। इस इंटरवल के अंदर -∞ से 2 यूनियन 3 to ∞, इस इंटरवल के अंदर x² - 5x + 6 का जो मॉडुलस है वो x² - 5x + 6 के इक्वल है, और बाकी जो पोर्शन बच गया इट इज इक्वल टू -x² + 5x - 3 इफ x लाइज बिटवीन, अगर x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में तो इसकी वैल्यू है, क्योंकि 2 और 3 के बीच में मोड के अंदर वाली टर्म कैसी है नेगेटिव। x² - 5x + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब आएगा, फैक्टर बनाओ इसके x - 2 और x - 3। पिछले 2 दिन से जिस कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट और कोशेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 0, रियल नंबर लाइन 3 2 राइट मोस्ट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहाँ रहा है मोड के अंदर वाली टर्म कहाँ पॉजिटिव आ रही है 3 to ∞ और -∞ to, तो यहाँ और यहाँ इन दोनों इंटरवल्स के अंदर एज इट इज मोड हट गया, इन दोनों इंटरवल्स के अंदर 3 to ∞ और -∞ to 2, इन दोनों इंटरवल्स में एज इट इज मॉडुलस हटेगा, और इस इंटरवल में 2 से 3 के बीच में मोड हटा के बाहर नेगेटिव साइन। अभी कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करो, इस √8 को क्या लिख देंगे 2√2, इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा √2 - 1 यहाँ से और √2 + 1 ये रहा, दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया 2 तो कॉमन आया, इसमें से 2 तो कॉमन आ रहा है, और बाकी जो बचा उसको इसके साथ कंबाइन करके 2 × 1, बाकी क्या बचा इसमें से फिर 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आती यहाँ क्या बचेगा √3 + √2, और यहाँ पर भी क्या है √3 + √2, मतलब इस फॉर्म में है तो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बच जाएगा, बाकी 2 ये रहा 4 × √3 + √2 होल स्क्वायर। और अगर ये फॉर्म दी हुई है तो इसको हम क्या कर सकते हैं
अगर वही जो यहाँ मैंने अप्लाई किया इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। और 2ab वाली टर्म कितनी है? तो √2 है। तो a और b का प्रोडक्ट क्या बचा? √2। a और b का प्रोडक्ट क्या बचा? √2। तो उसमें से a की वैल्यू √2, b की वैल्यू 1, b की वैल्यू √2, a की वैल्यू 1, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना। अगर ये बड़ा केस है स्क्वायर रूट यहाँ तक है तो फिर √3 + √2 और एक √3 + √2 ये हो गया इसका परफेक्ट स्क्वायर। और कोई क्वेश्चन है तो बता दो। 26 असाइनमेंट है मेरे पास। किसका है? एपीजीपी का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला है जो कल परसों असाइनमेंट दिया था वो दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला है। नहीं किसी के पास? क्वेश्चन नंबर 26 वैल्यू निकालनी है। देखो इसके अंदर क्या कह रहा है? A1 A2 एंड A10 बी इन AP, A1 A2 एंड so on एक्सरसाइज 1 सर। (26) है ना? ये क्वेश्चन है A1 एंड A2 बी टू अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स P एंड Q। अर्थमेटिक मीन निकालने थे। A1 एंड A2 बी टू अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन P एंड Q। अब ये कह रहा है 2A1 माइनस A2 इंटू 2A2 माइनस A1, इसकी वैल्यू निकालो। दो अर्थमेटिक मीन है P और Q के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ? P A1 A2 और Q R इन A2। निकालने की भी जरूरत नहीं है, अगर निकाले पार पड़ जाएगी। क्या 2 टाइम्स ऑफ A1, व्हाट इज A1? AP की कौन सी टर्म है? सेकंड। तो सेकंड टर्म को P + D लिखते हैं, P + D। 2 टाइम्स ऑफ A1, A1 हमारे पास आ गया P + D। कॉमन डिफरेंस इस AP का कॉमन डिफरेंस मैंने D ले लिया, लेट D बी द कॉमन डिफरेंस। ये मुझे लग रहा है कि आप लोग क्वेश्चन निकाल नहीं रहे हो, तो नंबर आएंगे कहाँ से? तो यहाँ से A1 जो है वो AP की हमारे पास कौन सी टर्म है? अर्थमेटिक मीन पहला, AP की टर्म दूसरी। तो दूसरी टर्म है तो फर्स्ट टर्म P है, A + D हो गया, माइनस में A2। व्हाट इज A2? P + और इसी प्रकार 2A2 2 टाइम्स ऑफ A2। व्हाट इज A2? A2 हमारे पास है P + 2D और माइनस में क्या आ गया? A1 P + D। इसके इक्वल यहाँ से तो 2P प्लस का 2D कैंसिल, 2P - P, पहले ब्रैकेट क्या आ गई? P आ गई। दूसरी जगह यहाँ पर 2P - P, 4D - D, P प्लस। अब आपको D निकालना है। Q माइनस बस बात है। या फिर इसमें ये भी बताया था मैंने कि A और B के बीच में अगर n अर्थमेटिक मीन इंट्रोड्यूस किए गए हैं, A और B के बीच में n अर्थमेटिक मीन है A और B के बीच में, तो वहाँ से जो रिजल्टिंग n + 2 टर्म्स AP में होंगी उसका कॉमन डिफरेंस होगा B - A/n + 1, या n की वैल्यू कितनी है? 2। तो यहाँ से आपके पास जो D आता, बाई चांस चलो ये हमारे पास Q के इक्वल है, अदरवाइज D की वैल्यू हो जाती है Q - P और अपॉन में क्या हो जाता है? n + 1 2 + 1। ये D की वैल्यू उठा के यहाँ 3D कितना आ जाता है? Q - P। 3D की वैल्यू क्या आ जाती है? आना हुई है 3D हमारे पास आ गया Q - P, तो
पी बाहर है और पी प्लस क्यू माइनस माइनस पी से प्लस की कैंसिल। और बताओ 23 सम ऑफ द सीरीज अप टू n टर्म्स। ये क्वेश्चन से एक ऐसा ही सेम एज इट इज ऊपर भी दिया हुआ है 19 टर्म्स दी हुई है तो इनके ऊपर कंडीशन लगा लो। और वैसे भी nth टर्म हमारे पास क्या होगी इसके अंदर, आपके पास दिया हुआ है सम ऑफ द सीरीज। आंसर्स के ऑप्शंस वही है नहीं, उसका आंसर इसमें आप ये देखें कि 19th का आंसर क्या आ रहा है, 19 सी है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2/3 और ये ऑप्शन आपके पास इसमें दिया हुआ है। इट मीन्स डिफरेंस है, डिफरेंस है सीधे से बात है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 23 सम ऑफ द सीरीज। सीरीज आपको गिवन है 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन, और लास्ट में हमारे पास अप टू n टर्म्स। कंडीशन लगा दो। n हमारे पास अगर इवन दिया हुआ है तो क्या होगा, दो केस डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर जब इन सभी टर्म्स की संख्या आपको n दी हुई है, तो अगर टर्म्स की संख्या इवन है, इवन होने का मतलब इस टाइप की जो ग्रुपिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। 20 टर्म्स हैं तो पहले 10 नेचुरल नंबर्स का तो स्क्वायर आ जाएगा और 10 नेचुरल नंबर्स का ही सम आ जाएगा। ठीक है, इफ n इज इवन, n हमारे पास इवन है तो सम ऑफ अबव सीरीज, अबव सीरीज का सम आ गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, कहां तक, अप टू n/2h। और इसी प्रकार 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन अप टू n/2। यहाँ आपके पास सम निकालने का फॉर्मूला होता है, लेकिन उस सम के अंदर हमें क्या करना है, n की जगह n/2 यूज करना। n हमारे पास क्या दिया हुआ है, इवन दिया हुआ है, n की जगह क्या यूज करेंगे, n/2। कितना आएगा सम, फॉर्मूला n/2 साथ में n/2 प्लस 1 n/2 2 इंटू n/2 n प्लस 1 अपॉन में क्या आ गया 6 प्लस n/2 प्लस 1 पहला केस था। अगर आपके पास सॉल्व तो कर रहे हैं इसको एलसीएम लेके, यहाँ हमारे पास n/2 है, यहाँ एलसीएम आ जाएगा n प्लस 2 और n प्लस 1 अपॉन में नीचे कितना आ रहा है 6 इंटू 4 आ जाएगा 24 आ जाएगा। और सेकंड पॉसिबिलिटी केस 2 व्हेन n इज ओड, जब n ओड है n-1 क्या हुआ, इवन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पहली n-1 टर्म है वहां तक तो सेम ग्रुपिंग हो जाएगी, और लास्ट में nth टर्म n ओड है तो क्या बचेगा, n का स्क्वायर बचेगा लास्ट टर्म। अरे तीसरी टर्म में 3 का स्क्वायर है, इसमें इसका किसका स्क्वायर दिया हुआ है 2 का, और पांचवी टर्म में किसका स्क्वायर है 3 का। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा 4 का स्क्वायर और प्लस में 4 आ गया। कौन सी टर्म है 6, 2 4 6 7, 7th टर्म में क्या है हुआ है 4 का स्क्वायर। तो nth जो टर्म लास्ट वाली टर्म बचेगी उसमें क्या बचेगा फिर n प्लस, भाई बचेगा तो स्क्वायर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब वो स्क्वायर किसका होगा वो देखो n प्लस 1/2। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है 1 प्लस 1/2 है, ये टर्म क्या है 3 प्लस 1/2, ये टर्म क्या है 5 प्लस 1/2, ये टर्म क्या है 7 प्लस 1/2। तो nth टर्म के अंदर क्या आएगा n प्लस 1/2।
तो n-1 तक तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, n-1/2 इंटू n-1/2 प्लस 1, n-1/2 इंटू 2, n-1 प्लस 1, इसके अपॉन में 6 आ गया, प्लस में यहाँ भी सेम रिजल्ट, और लास्ट में n+1/2 होल। दो केस बनेंगे इसमें। इस सीरीज के एंट्रम्स का सम अगर आपको निकालना है तो अगर हमारे पास एक का स्क्वायर है, दूसरे उसके बाद सिंगल पावर है, स्क्वायर सिंगल पावर, स्क्वायर सिंगल पावर, तो इसमें हमें n के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज उसके बगैर हम ये सम नहीं निकाल सकते। कि n इवन है तो कुछ अलग टाइप की टर्म्स आएंगी, n ओड है तो अलग टाइप की टर्म्स। और कोई एक्सरसाइज 2 का 14 50। देखो इसके अंदर लेट द पॉजिटिव नंबर्स ए बी सी एंड डी बी इन ए पी। मैंने कल एक रिजल्ट बताया था, ये वास्तव में टेक्निकल क्वेश्चन, इसमें आने की प्रॉब्लम। ए बी सी और डी ए पी में दिए हुए हैं, तो आपसे पूछ रहा है ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी और बी सी डी। जिन जिन क्वेश्चंस में एक्चुअल में प्रॉब्लम आनी थी आपको, एक तो ये क्वेश्चन है 15, एक क्वेश्चन इसके अंदर 18 हो सकता है। 18 मतलब ये वो दर्शा रहा है, ये डाउट्स जिन बच्चों के हैं कि वास्तव में उन्होंने एक ही क्वेश्चन के ऊपर काम किया है। ए बी सी एंड डी द पॉजिटिव नंबर्स A, B, C and D are in AP. Then हमसे पूछ रहा है A, B, C, उसके बाद आ गया A, B, D, उसके बाद है A, C, D और लास्ट में B, C, D। देखो इस प्रोडक्ट में यहाँ से D गायब है, प्रोडक्ट में यहाँ से D गायब है, यहाँ से गायब कौन है? यहाँ से, ठीक है। तो आपके पास इसमें सिचुएशन क्या आनी है, इन नंबर्स के बारे में बताना है कि ये नंबर हमारे पास किस में होंगे, एपी, जीपी, एचपी, नन ऑफ दी, जो कुछ भी। यहाँ डी गायब है, बी नहीं है, लेकिन मेरे पास यहाँ डी सबसे लास्ट में है, ठीक है। ए, बी, सी और डी अगर आपके पास एपी में दिए हुए हैं तो क्या मैं ये कह सकता हूँ डी, सी, B और A will also be in AP। कल जो 4 रिजल्ट बताए थे उनमें से कोई अप्लाई नहीं किया है। A plus D, A plus 2D, A plus 3D, A plus n-1 into D अगर AP में है तो A plus n-1 into D, A plus n-1 into D को आप L कहते हो, तो लास्ट टर्म L, उससे पहले वाली L minus D, उससे पहले वाली L minus 2D। लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, कॉमन डिफरेंस डी है, राइट से लेफ्ट में आएंगे, कॉमन डिफरेंस डी की वजह माइनस डी हो जाएगा। जो फर्स्ट टर्म ए थी वो फर्स्ट टर्म एल बन जाएगी, वही किया मैंने। जब ए, बी, सी और डी ए पी में है तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, बी, सी, बी और ए जो है वो भी किस में होंगे, ठीक है। क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ ए बी, मुझे यहाँ पर लेके आना है ए बी सी, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, D अपॉन ए बी सी डी, C अपॉन ए बी सी डी, B अपॉन ए बी सी डी और A अपॉन ए बी सी डी विल आल्सो बी इन। जो टर्म्स एपी में थी प्रत्येक टर्म को किसी कांस्टेंट से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्या बताया था तब, जो टर्म्स एपी में है प्रत्येक टर्म में कांस्टेंट ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, तो रिजल्टिंग जो टर्म्स हैं वो एपी में ही रहेंगे। सेम नंबर है लेकिन ध्यान रखना, नंबर कैसे हैं, सेम, अलग अलग से मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते। आप सोचोगे हमें कैसे पता चले इस बात का कि ऐसे करना है, यहाँ से देखना है कि सबसे पहले मेरे पास ए बी सी
इसका मतलब यहाँ से गायब किसको करना है, डी को गायब करना है। अब मल्टीप्लाई होते डी से डी क्या हो गया, कैंसिल, सी से सी कैंसिल, बी से बी कैंसिल और ए से ए कैंसिल। ये नंबर किसमें है, और जो नंबर ए पी में उनका रेसिप्रोकल, इसका मतलब ये जो नंबर हमारे पास है इम्प्लाइज क्या आ गया, ए बी सी, उसके बाद ए बी डी, ए सी डी एंड बी सी डी आर इन नंबर्स के बारे में बताना था। तो ये नंबर किसमें होंगे, एच। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हो इसमें, ए बी और सी जीपी में, ए बी और सी किसमें, बेटा मैं बार बार बता रहा हूँ, देखो पूरी भीड़ से अलग छटना है तो अलग से मेहनत भी करनी पड़ेगी। पूरी की पूरी भीड़ से अगर आपको अलग छटना है तो उसको ये आपको यूनिक वे में मेहनत भी करनी पड़ेगी। मैंने आपको बता दिया कि भी मेरे पास जो क्वेश्चन है ना, एटलीस्ट उनमें से तो एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि जो मेरे को ना आता हो। और मैं चैलेंज दे रहा हूँ, मान लो आपके पास MTG की बुक है और साथ में प्लस में असाइनमेंट है, रेजोनेंस हो गया, हेलन हो गया, 5-7 बच्चों की मैं नहीं कह रहा, मैक्सिमम आएंगे इतने बच्चे 5 या 7 बस। अगर इनमें से मैं आपको क्वेश्चन दूँ आंसर नहीं और मैं निकलवाऊँ आपसे सब्जेक्टिव में निकाल के दिखाऊँ, 5-7 भी नहीं मिलेंगे, मतलब कि सर इनमें से कोई भी क्वेश्चन दे दो, एक का ही क्वेश्चन निकलेगा, एक का ही क्वेश्चन, ऐसे बच्चे 4-5 ही मिलेंगे बस, बाकी नो कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि उस लेवल की मेहनत नहीं हो रही, उस लेवल की मेहनत नहीं हो रही। देखो पूरी भीड़ से अलग वही बच्चा छटेगा जो अलग से मेहनत करेगा। सफलता किसी की जागीर नहीं है, सफलता की पुरुष का हक है जो बच्चा मेहनत करेगा, सीधी सी बात है। पीछे कुछ भी रहा हो, आगे कुछ भी हो, कुछ भी है, 10th के बाद ऐसे परिवर्तन आते हैं, 10th में 90% है, 11th आने के बाद बच्चा इतना सीरियस हो गया कि वो जो अच्छे धुरंधर थे उनको पछाड़ जाता है 11th आने के बाद। सर 10th तक तो पढ़ाई नहीं की थी। क्रूशियल टाइम है ये, 3 साल का टाइम है +2 तक, जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत कर लें, जीवन सेट हो जाएगा, बिल्कुल एक ऐसी प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाएगी कि उसमें आगे 3-4 साल और मेहनत करो, कामयाबी ही कामयाबी है, हर स्टेप के ऊपर कामयाबी मिलेगी। लेकिन टफ कंपटीशन है, कंपटीशन का टाइम है, एक जॉब के पीछे हजारों लाखों कैंडिडेट्स आपको मिल जाएंगे, तो उन सबसे अलग छटना है। इसका मतलब अलग मेहनत, अलग जुनून कि हाँ मैं करूँगा, कर सकता हूँ, और वही बच्चा करेगा। 18 क्वेश्चन की हम बात करें, ए बी और सी, जीपी में ए बी और सी आर इन जीपी। उसके बाद ये कह रहा है देन द इक्वेशंस, 2 इक्वेशन है। इक्वेशन हमारे पास दी हुई है ax² प्लस का 2bx प्लस c इक्वल टू 0, dx² प्लस 2ex प्लस f इक्वल टू 0। इन दोनों का एक रूट कॉमन मिलेगा, हैव ए कॉमन रूट इफ d by a, e by b एंड f by c आर इन, किसमें है ये नंबर, मतलब ए बी सी जीपी में दी हुए क्लियर है। इन दोनों इक्वेशंस का एक रूट कॉमन होने के लिए इन तीनों नंबर्स का किसमें होना जरूरी है, d by a, e by b और f by c। देखते हैं यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी होगी। ए बी सी जीपी में सबसे पहले तो इस पॉइंट को पकड़वा, बी मैंने ले लिया ए आर और सी मैंने ले लिया ए आर स्क्वायर। व्हाट इज आर कॉमन रेशियो। जब टर्म्स आपको जीपी में दी हुई है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाना कि एक भी टर्म जीरो नहीं है, सारी की सारी टर्म नॉन जीरो। एपी की कोई भी टर्म जीरो आ सकती है लेकिन जीपी की कोई भी टर्म जीरो नहीं होगी। बी की जगह आप इसमें इन दोनों इक्वेशंस का एक रूट कॉमन है। मैं बी और सी की ये वाली वैल्यू यहाँ पर कर रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0 इम्प्लाइज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह ए आर 2arx प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ए से डिवाइड कर लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए नॉन जीरो है, ए से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2rx और प्लस का
एक्स स्क्वायर प्लस 2rx प्लस में आर स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या एक्स प्लस आर होल स्क्वायर नहीं हो गया इक्वल टू 0? इसका मतलब एक्स इक्वल टू क्या होगा? अगर ए बी और सी जीपी में है तो इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल आ रहे हैं, इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल आ रहे हैं। इक्वल आने से बेनिफिट क्या होगा? अब ये कह रहा है कि दोनों में एक रूट कॉमन भी है। कॉमन इसका मतलब क्या हुआ? ये अगर रूट डिफरेंट होते हैं, मान लो एक रूट आता 1 एक रूट आता 2, तो मैं श्योरिटी नहीं थी कि कॉमन 1 है या 2 है। एक रूट कॉमन है, हो सकता है 1 कॉमन हो सकता है 2 कॉमन हो, लेकिन रूट ये आ रहा है, रिपीटिंग रूट है, रूट्स इक्वल है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके। इसका मतलब दिस इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स, लेकिन दोनों में एक रूट कॉमन है। तो एक रूट कॉमन होने का मतलब क्या हुआ? कि जो आपके पास यूनिक रूट आया, एक रूट आया, इक्वल रूट्स हैं, आपस में इक्वल हैं, वो इस इक्वेशन को भी क्या करेगा? अब सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर x इक्वल टू माइनस आर विल आल्सो सेटिस्फाई dx स्क्वायर प्लस 2ex प्लस f इक्वल टू 0। और x इक्वल टू माइनस आर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या करोगे? तो x की जगह माइनस आर क्या आएगा? डी आर स्क्वायर प्लस माइनस में 2er और प्लस f इक्वल टू 0। लेकिन मुझे तो इंफॉर्मेशन किसके रूप में देनी है? डी बाई ए, ई बाई बी और एफ बाई सी। मेरे पास आ गया ए आर स्क्वायर, डी आर स्क्वायर सॉरी। अब इस पूरी इक्वेशन को आप ए आर स्क्वायर से क्या कर दो? डिवाइड। इसको डी बाई ए में चेंज करने के लिए मैं ए आर स्क्वायर से क्या कर रहा हूँ? डिवाइड कर रहा हूँ। तो डी आर स्क्वायर अपॉन ए आर स्क्वायर, इसके अपॉन में ए आर स्क्वायर और इसके अपॉन में ए आर स्क्वायर। ए आर स्क्वायर कैसा है? नॉन जीरो। ए आर स्क्वायर कैसा है? नॉन जीरो। तो यहाँ तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ एक आर कैंसिल हो गया, क्या बचा? डी बाई ए माइनस में 2e बाई बी लिख दूँ, ए आर की जगह मैंने वापस क्या रख लिया? बी। और एफ अपॉन ए आर स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया? सी इक्वल टू क्या आ गया? 0। इसका मतलब डी बाई ए प्लस एफ बाई सी जो है वो किसके इक्वल है? 2e बाई। इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों का सम e बाई बी के ट्वाइस के इक्वल है। इसका और इसका सम इसके डबल के इक्वल है। बीच वाले का डबल अगर बाकी दोनों के सम के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब वो तीनों नंबर किसमें होंगे? और कोई? है तो बताओ कौन सा? फर्स्ट। इसी का फर्स्ट। बेटा ये ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा बस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, सम ऑफ द एंट्रम्स, सम ऑफ द एंट्रम्स ऑफ द सीरीज। सीरीज गिवन है 4/3 प्लस का 10/9, 28/27 प्लस एंड सो अप टू एंट्रम्स। एंट्रम्स का सम निकालना है। बस ये पॉइंट है। 1 प्रत्येक टर्म में आ रहा है, 1 कितनी बार आ गया? n टाइम्स। सम क्या हो गया? 1 हो गया। 1/3, 1/9 और 1/27 किस में? चिप्पी में। फर्स्ट टर्म कितनी है? 1/3। कॉमन रेशियो में कितना है? 1/3। उसके अकॉर्डिंग इसका सम निकालो। यहाँ पर ये आपके पास जैसे 1 प्लस दिया हुआ है ना, 1 माइनस का केस भी आ सकता है। जैसे ही आपके पास आ गया 2/3, उसके बाद आ गया 8/9, उसके बाद आ गया 26/27 एंड सो अप टू एंड टर्म्स। तो उस केस में इसको मैं क्या लिखूंगा? 1 माइनस 1/3, ये 1 माइनस 1/9 और 1 माइनस 1/27 एंड सो अप टू एंड टर्म्स। प्रत्येक टर्म में क्या है? 1 किसका है? प्लस का। तो 1 को n टाइम्स ऐड करोगे कितना आ जाएगा? n माइनस
1/3, 1/9 और 1/27 किसमें दिए हुए हैं? जीपी में। जीपी की एन टर्म्स का सम निकालना है। फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है? 1/3। कॉमन रेशियो पे कितना होगा? 1/3। सम का फॉर्मूला है Sn = a × 1 - r raised to power n upon 1 - r। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करें और यहाँ से हमारे पास एक सम निकल जाएगा। कितने टर्म्स का सम निकालना है? n टर्म्स। हालांकि फर्क कोई नहीं पड़ेगा, a × r raised to power n - 1 upon r - 1। क्या डिफरेंस है दोनों में? कुछ भी नहीं। ऊपर से माइनस कॉमन निकालो, नीचे से माइनस कॉमन निकालो, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। ये इसमें चेंज हो जाएगा। यहाँ से ऊपर नीचे से माइनस कॉमन निकाला, माइनस से माइनस कैंसिल, ये इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है। अगर कॉमन रेशियो 1 है तो उस केस में आपको दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करना। अब इसके बाद जो आपका लास्ट इसमें टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला, उसके क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट पहले भेजा हुआ है, एलन वाला भी भेजा हुआ है। ठीक है। उसके क्वेश्चंस आप आज निकालोगे ताकि मैं कुछ थोड़ी बहुत देर उसके बेसिक्स के बारे में बात करके आपसे उसके डाउट पूछूं तो डाउट मेरे को बताओगे, कल हम उसको कंप्लीट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला। लेकिन बेटा बता देता हूँ, टारगेट वही अचीव करेगा। टारगेट का मतलब ये नहीं NTSC तय करना टारगेट है, टॉप करना। तो जो बच्चा मतलब जुनून जिसके अंदर होगा, सब कुछ छोड़ दिया उसने, जब पेरेंट्स ही बोलने लग जाएंगे बेटा आप तो सो जाओ, अब तो रेस्ट कर लो, कोई बात नहीं मैं सो जाऊँगा, आप लोग रिलैक्स रहो। मतलब पेरेंट्स को चौकीदारी ना करनी पड़े कि ठीक है अभी बच्चा पढ़ रहा है तो मैं, क्योंकि वो बेचारे दिन भर भाग दौड़ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको थकान होती है, सो रहे हैं, सोने दो, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग अपना काम करें। जब पेरेंट्स को ये होगा कि हाँ बच्चे को जब भी देख रहा हूँ अपनी पढ़ाई में बिजी, अब पढ़ाई कर रहा है और कुछ कर रहा है, वो आपके रिजल्ट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जिस बच्चे ने पढ़ाई की वो रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होगी कि हाँ वास्तव में इस बच्चे ने मेहनत की। 8-7 घंटे आप मेहनत कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आ रहा, इसका मतलब मेहनत करने का जो डायरेक्शन है वो प्रॉपर है। पेरेंट्स से बात करें, टीचर से बात करें, अपनी डायरेक्शन चेंज करें, अल्टीमेटली सुधार जो किस किसने